हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन मिश्रा आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म श्री पीसीएस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि बहुत से बच्चों की डिमांड थी, काफ़ी समय से कह रहे थे कि सर, चूँकि इसका लोअर पीसीएस की परीक्षा है, उसके लिए इसके साथ साथ यूपी की और भी परीक्षाएं हैं, पीसीएस में भी है। और आरओ का तो बहुत पेट पार्ट ही है, जनगणना सेंसस के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, देखता हूँ। तो फिर अभी कुछ दिन पहले कुछ एक बच्चों ने कहा कि सर एक वीडियो जनसंख्या पर बना दीजिए, जनगणना पर बना दीजिए। तो मैंने कहा सोचता हूँ, मैं बनाता हूँ। तो फिर आज मैंने जो है पूरा कंटेंट उसका तैयार किया और आपके लिए आज एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों को याद दिला दूँ कि जो ये हमारा जो प्रॉपर करंट अफेयर्स का सीरीज चल रही है, अभी उसमें जनगणना बीच में थोड़ा करा रहा हूँ चूँकि बच्चों की डिमांड थी। और इसी के साथ ही जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में, दोस्तों में शेयर कर देंगे, जिससे बच्चों तक इसका लाभ मिल सके। जो बच्चे पीसीएस का मेंस दे रहे हैं, लोअर पीसीएस का मेंस दे रहे हैं या अदर एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। तो खैर, अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जनगणना। जनगणना के संदर्भ में जैसा कि आपको मालूम है कि जनगणना 2011 हुई थी, उसके बाद डाटा 21 में आना था, तो वो 21 वाला डाटा रिलीज़ नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि जब 1972 में जनगणना हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग हो गया था कि भाई जो लोकसभा सीटें रहेंगी, सीटों का वितरण जो होगा, जो उसका सीटों की संख्या में जो चेंजमेंट आएगा वो 2026 तक इसी जनगणना पर रहेगा। अब चूँकि 26 में सीटें चेंज होने वाली हैं, तो इस वजह से अब ये जो है 21 का डाटा अभी रिलीज़ नहीं किया गया है। मुझे लग रहा है 27 जनगणना का दूसरा चरण स्टार्ट हो चुका है और उसका मुझे लग रहा है जनवरी या फरवरी 27 में इसका डाटा रिलीज़ हो जाना चाहिए। तो खैर, जो आगे की चीज़ें होंगी वो होंगी, लेकिन चूँकि हमारी परीक्षा अभी होगी तो इस वजह से परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो जनगणना 2011 के आधार पे ही पूछे जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो यहाँ तो आपका मैप है, मैप के माध्यम से भी बताता चलूँगा धीरे धीरे। मैप आप देख लीजिए। सब बच्चे जो नए हैं वो समझ लीजिए कि ये सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है यूपी का, जो है सहारनपुर। और सहारनपुर के बाद में इधर जो है, ये आपका इधर जो है गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा बोलते हैं, वो वाला पार्ट है। इसके साथ में ही ये आपका इधर जो है खीरी वाला पार्ट है। और इधर अगर देखा जाए तो ये कुशीनगर सबसे इधर पार्ट है। और बलिया, जैसा कि जानते हैं, सबसे ईस्टर्न पार्ट है। और सोनभद्र साउथ ईस्ट में पड़ता है। और ललितपुर जो है ये आपका इधर पड़ता है साउथ वेस्ट में। ऐसे ही झांसी यहाँ पर है और ये आपका आगरा है और ये आपकी राजधानी लखनऊ है। ये मेन शहर हैं। जो नए बच्चे, पुराने बच्चे तो सब मैप उनके माइंड में सेट ही होगा, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नए बच्चों के लिए ज़रूरी है। अब इसी के इर्द गिर्द जो रेंज होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग जो है शहरों को देखेंगे। आप सभी जान रहे होंगे, बार बार हर पेज पर मैप नहीं है, लेकिन मैं ओवरऑल बता दे रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर ये बरेली है, ये आपका यहाँ पर अयोध्या है और ये यहाँ पर आपका गोरखपुर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैप है, आगे मैं बताता चलूँगा आपको। तो खैर, अब हम आते हैं अपने डाटा पर। जनगणना 2011, उत्तर प्रदेश की जनगणना इस 2011। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो डाटा है उस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना के संदर्भ में मैं बताता चलूँगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ और प्रश्नों में क्या चेंजमेंट भी आता है, कंपेयर वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सब पर हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के रेफरेंस में जब हम देखेंगे, जनगणना 2011 के रेफरेंस में तो इसमें कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कितनी है, तो ये आप ओवरऑल डाटा याद रखिए, 19.98 करोड़। ये डाटा याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, चूँकि ऐसा ओवरऑल नहीं पूछता है, ये बस आपको जो है 2 डिजिट में पूछ रहा है। तो 19
19.98 करोड़ ये आपकी ओवरऑल जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। अब देख कह रहे हैं कि भारत की जो कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का हिस्सा कितना है, तो वह है 16.51%। ये भारत की जो जनसंख्या है। अब नेशनल डाटा आप देखेंगे, जैसा कि आप जानते होंगे कि नेशनल डाटा के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़। 121 करोड़ जनसंख्या है। तो जो 121 करोड़ है जनसंख्या, 121 करोड़ जो जनसंख्या है, 121 करोड़ का जो 16.51% है, ये आपकी यूपी की जनसंख्या है। समझ सकते हैं कि यूपी की जनसंख्या 121 का लगभग 16.5% है, तो कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हमने देखा कितनी है यूपी की टोटल जनसंख्या, ये भी यहाँ देख लिया, ये 19.98 करोड़। अब हम इसी क्रम में आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है पुरुष जनसंख्या कितनी है। तो पुरुष जनसंख्या कितनी है, आपको ये डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखना है ओवरऑल कितनी है, 52.29%। इतनी जो है जनसंख्या, ये परसेंटेज में है डाटा, ये क्या है, ये परसेंटेज में है। ये इतनी जो है आपकी जनसंख्या, जो टोटल जनसंख्या है उसका 52.29% जो है पुरुष हैं। तो सीधी सी बात है, जब 100% आपके पास पूरा अमाउंट है, उसमें से 52.29% जब लेस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 47.71%। जो 47.71%, दैट इज़ द फीमेल पॉपुलेशन। ओके, तो यहाँ पे वही बता रहा है कितनी बची फीमेल पॉपुलेशन। अब आपको उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप एक याद रखिए, दूसरा उससे लेस करके निकाल लिया करिए। इसलिए डबल डाटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाइए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। जब मेल पॉपुलेशन इतनी है तो फीमेल पॉपुलेशन कितनी होगी, 47.71%। आगे हम देखेंगे दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि ज़रूर पूछता है हर एक एग्ज़ाम में कि दशकीय वृद्धि कितनी रही। तो उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि कितनी है, दशकीय वृद्धि देखी जाए 20.23% है। अभी मैंने इसका एक जो सेगमेंट तैयार किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि जैसे प्रश्न पूछता है, मेरा जो फोकस है, चूँकि मैं जान रहा हूँ प्रश्नों के पैटर्न को, तो इस वजह से एक ऐसा भी आपके साथ लिए आगे मैंने इसी में ऐड किया है कुछ सेक्शन जो कंपेयर करके के 2001 की तुलना में जो है आपके लिए तैयार किया। तो दशकीय वृद्धि पहले कितनी थी, अब कितनी थी, ये मैं यूपी के रेफरेंस में बताता चलूँगा। तो यहाँ पर जो दशकीय वृद्धि थी वो कितनी थी, कितनी है, 20.23%, ये दशकीय वृद्धि है। और अगर हम भारत की बात करेंगे यहाँ पर, तो भारत की दशकीय वृद्धि कितनी है, भारत की दशकीय वृद्धि कितनी थी, 7.64%। ठीक है, बात समझ में आई। ये आपकी नेशनल जो है दशकीय वृद्धि है, और ये आपकी यूपी स्टेट की है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न बन सकता है कि साहब जब देश की इतनी है, उत्तर प्रदेश की इतनी है, तो एक प्रश्न यूपी के लिए बन सकता है कि ये वृद्धि जो है वो जो देश की या राष्ट्रीय जो दशकीय वृद्धि है उससे कितना अधिक है। अब कितना अधिक है, अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है दोनों डाटा कि 20.23% देश की है और यूपी की है, और सीधी सी बात है 17.6% जो है इंडिया की है। इससे आप जब लेस कर देंगे तो जो आपका टोटल आएगा वो आपका हो जाएगा क्या, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर भारत की दशकीय वृद्धि से उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि कितनी अधिक है। ये मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जिससे आप तुरंत जो है डाटा निकाल लीजिए। अब मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ, माइनस आप लोग कर लेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे कि अगला पॉइंट है यहाँ पर जो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। देखिए, ग्रामीण
जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या वैसे तो सामान्य रूप से है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर सलाह दूंगा कि आप नगरीय जनसंख्या का डाटा याद रखिए। तो ये कितना परसेंट है? नगरीय जनसंख्या है यूपी की 22.27%, ये परसेंट में है, ठीक है, 22.27%। और आपको मालूम होगा जब हमारी नगरीय जनसंख्या है 22.27%, अब हमको ग्रामीण निकालनी है, तो सीधी सी बात 100% माइनस 22.27%, it means the final data will be 77.73%। आराम से निकाल लियो, ठीक। जनसंख्या आपकी जो है ग्रामीण जनसंख्या आ गई, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक जैसे डायमेंशन और भी आपको कंपेयर करते हुए पढ़िए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। एक जैसे कभी कभी पूछ देता है कि भाई पूरे भारत की या राष्ट्रीय नगरीय जनसंख्या कितनी है या शहरी जनसंख्या कितनी है, तो शहरी जनसंख्या आप देखेंगे देश की कितनी है। आप लोगों को याद होगा कि 31.2% ये देश की है। अब कभी कभी एक नया क्वेश्चन यहाँ से बनाने की संभावना है, वो क्या है, कह देगा कि भाई उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या देश की नगरीय जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब इसमें परसेंटेज पूछ लिया, क्या किया उसने। अब भैया आपके लिए चैलेंज आ गया कि यार कैसे होगा, कुछ नहीं है, आपको सीधे अगर आपको मालूम है तो 100% है, 100 से सॉरी, अगर आपको यहाँ पर सीधे मालूम है हमारी देश की जनसंख्या कितनी है, कितने परसेंट है नगरीय जनसंख्या, 31.2%, इसमें से माइनस कर दीजिए आप 22.27%। जो जनसंख्या बचेगी वो जनसंख्या आपकी यहाँ पर आएगी, वो जनसंख्या होगी आपकी भाई ये जनसंख्या इतनी ज़्यादा देश की जनसंख्या है यूपी की नगरीय जनसंख्या से इतने ज़्यादा प्रतिशत, और या फिर जो है इतने प्रतिशत नगरीय जनसंख्या से, राष्ट्रीय नगरीय जनसंख्या से उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या कम है। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, आपको जो है ये डाटा नहीं देखने की आवश्यकता है ग्रामीण जनसंख्या का, लेकिन शहरी जनसंख्या का एक डाटा कभी कभी परसेंटेज के साथ साथ में उसकी टोटल पॉपुलेशन भी पूछ लेता है, तो ये भी डाटा याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में 4.45 करोड़ इतनी जो है नगरीय जनसंख्या यूपी में। अब इसको याद रखने के लिए हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो, कुछ नहीं आपको करना है, 4.44 एक एवरेज अपने माइंड में बना लीजिए, 444 बीच में आपको, चूँकि इतने करोड़ में हो नहीं सकती पॉपुलेशन, तो सीधी सी बात है उसमें एक डिजिट के बाद लेफ्ट से आप पॉइंट लगा दीजिए, तो कितना हो गया 444 आप याद रखिए, और इसमें लेफ्ट से एक पॉइंट लगा दिए, दशमलव लगा दीजिए, सीधे बात 4.44। चूँकि अराउंड में आप देखिए माइंड में रखा करिए डाटा, आप जैसे जो डाटा हो जान लो 0.9 है, अब 0.9 का आप सीधे उसको जो है 10 में कन्वर्ट करके अपने माइंड में रख लीजिए, उसके बाद आगे पीछे जब आप रखेंगे तो माइंड में ये, तो आपको तुरंत आगे पीछे करने में सहूलियत होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। इस क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न अब यहाँ से भी पूछता है अक्सर, क्या पूछता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिले, ऐसे जिले, देखिए बहुत बारीक चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ती हैं, वो ये पूछ रहा है सर्वाधिक जनसंख्या, यानी टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन, उसमें रूरल भी है अर्बन भी है। ये नहीं प्रयागराज का मतलब प्रयागराज शहर पूछा है, ठीक है, मुरादाबाद का मतलब मुरादाबाद शहर नहीं, जिले है पूछ रहा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले यानी ऐसे जिले जिसमें अर्बन और रूरल दोनों मिला लिया जाए, तो उसमें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन से जो है सबसे ज़्यादा 5 जिले जनसंख्या वाले, तो यहाँ पर देखते हैं। पहला हो गया प्रयागराज, दूसरा हो गया मुरादाबाद, तीसरा हो गया गाज़ियाबाद, चौथा हो गया आजमगढ़, पाँचवा हो गया लखनऊ। ये जनसंख्या है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि कभी कभी सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछ लेता है, तो इसका एक सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला है प्रयागराज, उसकी जनसंख्या आप याद रखिएगा 59 लाख, यानी लगभग ये मान के चलिए 60 लाख जनसंख्या आपके प्रयागराज की है। एक ऐसे माइंड में डाटा रखिएगा, बाई चांस पूछ लेता है। तो ये जो ज़िले हैं
ये अभी हम जो हमने ऊपर मैप देखा, मैप में देख लीजिए कि प्रयागराज कहाँ पर है। वही आपका ये चूँकि मैं पुराना वाला डाउनलोड है लेटेड है, तो ये इलाहाबाद यही प्रयागराज है। उसके बाद मुरादाबाद कहाँ है, आपका बरेली के बगल में ये मुरादाबाद है, ठीक है। तो इसी तरीके से गाज़ियाबाद कहाँ, अभी वो इधर देखा हमने, फिर आजमगढ़ कहाँ है ये देख लिया। तो इस तरीके से हमने मैप के माध्यम से अपने माइंड में इसके डाटा को रखेंगे हम लोग। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे कह रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या वाले, अभी तो हमने भैया देखा कि अधिकतम जनसंख्या, जब अधिकतम है तो न्यूनतम वाले भी तो होंगे भाई। तो न्यूनतम वाला अब कौन कौन जिला है, न्यूनतम वाले 5 जिले आपको यहाँ पर निकाल लेने, छांट लेने। तो सबसे ज़्यादा न्यूनतम की संभावना देखिए कहाँ है। एक कॉन्सेप्ट देखिए, अपने अंदर एक लॉजिकल यूनिट डेवलप करिए कंप्यूटर वाली। अब वो कैसे डेवलप करोगे, वो तब डेवलप करोगे जब कुछ सामान्य जानकारियाँ आपके पास रहेंगी। एक सामान्य सी बात है, जनसंख्या कहाँ पर कम होगी, जहाँ पर जीवन के अनुकूल चीज़ें नहीं होंगी, एडवर्स क्लाइमेट होगा, एडवर्स वहाँ की लैंड होगी, तब वहाँ पर जनसंख्या कम होगी। तो सीधी सी बात है, अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या न्यूनतम कहाँ पे होगी, न्यूनतम भैया वहीं पर होगी जहाँ पर एडवर्स कंडीशन ऑफ द लाइफ है। तो कहाँ है, महोबा। क्यों भाई, पिछड़ा है, बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, बुंदेलखंड का पार्ट है। चित्रकूट पिछड़ा है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। बहुत आप जाएंगे महोबा, चूँकि ये चित्रकूट तो बाउंड्री पे पड़ता है, चित्रकूट जनपद जैसे यहाँ पे भी है यूपी का, वैसे एमपी में भी चित्रकूट जनपद है, ठीक है। ऐसे ही हमीरपुर, हमीरपुर भी बुंदेलखंड का ही पार्ट है। तो ये चूँकि बुंदेलखंड आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश का जो रीजन है वो थोड़ा पिछड़ा रीजन है। वहाँ राजनेताओं की वजह से कहें, प्रशासनिक लेट लतीफ़ी की वजह से कहें, और ऐतिहासिक और जोग्राफिकल रीजन से भी वहाँ पर डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया जितना उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में हुआ है। तो ये 3 तो पिछड़े ज़िले हो गए। अब हम देखेंगे और भैया पिछड़ा ज़िला कौन, जैसा कि आपको मालूम होगा, जिन लोगों ने अगर इधर उत्तर प्रदेश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जो ज़िलों की यात्रा की है, उनको मालूम होगा। देखेंगे तो श्रावस्ती आकांक्षी ज़िले में है। श्रावस्ती आकांक्षी ज़िले जो नीति आयोग का प्रोग्राम था, लाया गया था, तो उसमें श्रावस्ती आता है। इधर सोनभद्र आदि आता है। तो सोनभद्र चूँकि माइनिंग हो रहा है, तो वहाँ एक तो जो है डिस्ट्रिक्ट को रेवेन्यू भी ज़्यादा वहाँ पर मिलता है। दूसरी बात है, माइनिंग की वजह से वहाँ पर कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है। आगे ललितपुर भी पिछड़ा है। यानी अब अगर ओवरऑल देखो तो भैया ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि 1 2 3 ये जो आपके ज़िले हैं, 4 ज़िले आपके बुंदेलखंड के हो गए। श्रावस्ती तो बेचारा बीच में टपक गया। अगर श्रावस्ती नहीं आता तो ललितपुर ही आ जाता, चारों बुंदेलखंड के ज़िले हो जाते। श्रावस्ती ऐसे टपका जैसे अंधों में काना राजा, एक कहावत है ना कि अंधों में काना राजा, तो बीच में श्रावस्ती आ गया, वरना चारों ज़िले थे आपके बुंदेलखंड के। अब जैसा कि जानते हैं, उत्तर प्रदेश जो है जनगणना 2011 के हिसाब से भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। आगे अब हम देखेंगे, जनसंख्या के आधार पर हमने देख लिया। अब जनघनत्व के आधार पर भी भैया आपसे पूछता है प्रश्न। तो जनघनत्व के आधार से कैसे प्रश्न पूछता है, क्या है, तो हम देखेंगे घनत्व के आधार पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 829। कितना है, 829 उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आप याद रखिएगा। वैसे पीसीएस में तो लगभग नहीं पूछता है, लेकिन पेट वगैरह है या जो ऐसे वनडे वाले एग्जाम्स हैं उन्हें पूछ लेता है। 24928, यह 2,40,928 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, ये उत्तर प्रदेश का एरिया है। और इतने एरिया में जो है कितने जनघनत्व कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, कितने कैसे लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। चूँकि जनघनत्व कैसे निकाला जाता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में, यानी 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा। भाई कैसे निकालेंगे, जनघनत्व निकालने के लिए यही फॉर्मूला होता है कि 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा जो एरिया होगा,
यानी जिसको वर्ग बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे, तो इसमें जो जनसंख्या रहती है इसके बीच, उसके हिसाब से निकाला जाता है जनघनत्व। तो उत्तर प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? 829 लोग रहते हैं। यही उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। बात समझ में आ गई? अगर हम पूरे देश की बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो वही 1 किलोमीटर वाला क्राइटेरिया, 1 किलोमीटर स्क्वायर रेंज में कितने लोग रहते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? 382 382 राष्ट्रीय स्तर पर रहते हैं। और यूपी में 829 यूपी में, और ये जो है आपका नेशनल लेवल पर है। ठीक है, ये नेशनल लेवल पर है। क्लियर हो गई चीज़? जनसंख्या घनत्व तो कितना है। अब आगे पूछ रहा है भैया, आगे पूछ रहा है कि अब ये बताओ जनसंख्या घनत्व, तुमने ये तो बता दिया, अब ये तो बताओ भैया कि जनसंख्या घनत्व वाले जिले सबसे ज़्यादा 5 जिले कौन से हैं? ऐसे प्रश्न पूछता है। तो आपको सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले बताने हैं। अब कैसे बताओगे? ऐसे बताओ कि गाज़ियाबाद का है। गाज़ियाबाद, भाई जनसंख्या घनत्व बढ़ने के वजह क्या होती है? अगर आप देखें तो जनसंख्या घनत्व मतलब वही 1 किलोमीटर स्क्वायर में लोगों वाले के रहने की संख्या, कितने लोग रह रहे हैं। तो गाज़ियाबाद एक तो भाई क्षेत्रफल के स्तर पर छोटा है, और जब क्षेत्रफल स्तर पर कोई भी जो है जिला छोटा है, क्षेत्र जो है या कोई भी जगह छोटी है, और वहाँ पर रहने वाले लोग ज़्यादा होंगे, तो उसका जनसंख्या घनत्व तो सीधी सी बात है ज़्यादा होगा। अब गाज़ियाबाद क्यों ज़्यादा? क्योंकि एनसीआर में है, दिल्ली से लगा हुआ है। देखिए अपने यूपी से बहुत सब, आप कुछ ट्रेनें देखिए, गोरखधाम देखिए, पद्मावत देखिए, इधर की जो पूर्वांचल से ट्रेन आती हैं भारी रहती हैं एकदम। काहे भरी रहती हैं? भरी भैया इसलिए रहती हैं क्योंकि वहाँ से काफ़ी मात्रा में लोग आते हैं, जो मजदूरी वाले भी हैं, नौकरी वाले भी लोग हैं, आते हैं गाज़ियाबाद में रहते हैं। चूँकि क्षेत्रफल कम है, रहने वाले लोग ज़्यादा हैं, दिल्ली महंगी है, और यूपी की बाउंड्री पर चूँकि गाज़ियाबाद की कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन है, तो इस वजह से गाज़ियाबाद का जनघनत्व सबसे ज़्यादा है। बात समझ में आई? इसके बाद नंबर आता है वाराणसी का। वाराणसी का के संदर्भ में भी वही हाल है। जैसा कि आप जानते होंगे, पूर्वांचल के अगर कुछ छोटे जिलों की बात की जाए तो भदोही है। भदोही के बाद वहाँ पर वाराणसी का क्षेत्रफल, आप मैप पर देखिए, वाराणसी एकदम बिंदु सा छोटा सा लगता है, अरे इतना छोटा वाराणसी। जाओ तो आदमी पे आदमी पूरे उसमें फटा पड़ा है, लेकिन वैसे वाराणसी इतना छोटा है। तो इसीलिए क्या है, वहाँ पर जनघनत्व ज़्यादा है। बात समझ में आ गई? तो एक तो समझ लीजिए, ये मान के चलिए, सबसे आपके पश्चिम वाला पार्ट हो गया, और एक सबसे पूर्व वाला जिला हो गया। बात समझ में आई? एक गाजियाबाद और एक वाराणसी, ये तो हो गए भैया कौन से सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्य जिले। अब यहीं पर बीच में पड़ता है आपका लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी भैया, अब राजधानी ना, अगर राजधानी है और राजधानी जो है जनसंख्या ज़्यादा ना है भाई, तो फिर क्या मतलब? राजधानी फिर किस बात की? चाहे जो भी जिस जिले की जिस राज्य की राजधानी हो, उनकी जनसंख्या ज़्यादा ही होती है। तो भैया अपने लखनऊ में भी वही हाल है। बीच में लखनऊ पड़ गया, और लखनऊ के बगल में कानपुर है, और कानपुर के बाद मेरठ है। बात समझ में आई? कानपुर कानपुर भैया चूँकि इंडस्ट्रियल शहर है, वहाँ भी जो है जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, आप देखिएगा हमीरपुर है, औरैया है, उरई है, इधर से सब लोग आते हैं। इधर जो है कन्नौज है, फर्रुखाबाद है, और उन्नाव है, बहुत सब लोग इधर फतेहपुर है, सब लोग ज़्यादातर कानपुर ही आते हैं रोज़गार के लिए भी और बसने के लिए भी। तो कानपुर का जो है जनघनत्व बढ़ गया, और मेरठ, और इधर जो है मेरठ है, क्योंकि मेरठ जो है बहुत यहाँ का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़े शहरों में आता है। बात समझ आ गई होगी कि जनघनत्व कहाँ होगा। अब फिर बात करेंगे हम कि न्यूनतम घनत्व की। अब हमने भैया ये जान लिया ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है और न्यूनतम कहाँ होगा। अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखिए। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट यही था कि भैया 1 किलोमीटर स्क्वायर में
रहने वाले लोगों की संख्या ही आपका जनघनत्व कहलाता है। इस बात ये समझ गए। अब सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट हमने आपको यही बताया कि जहाँ पर जीवन के अनुकूल चीज़ें होंगी, व्यवस्थाएं होंगी, सुरक्षा होगी। आप ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी, ज्योग्राफी आप मुझे लगा 7th या 8th की ज्योग्राफी में है कि जो है जीवन की संभावनाएं कहाँ पर ज़्यादा होंगी, तो जहाँ पर क्लाइमेटिक लेवल पर आपके नगरीय बस्ती अगर किस रेफरेंस में ये कि नगरीय बस्तियों का जो बस्तियाँ वगैरह होती हैं, कई टाइप्स पैटर्न और टाइप्स हैं बस्तियों के, तो उसी में कहाँ पर जो है ज़्यादा होंगे, जहाँ पर जीवन के अनुकूल दशाएं अच्छी होंगी। भैया जहाँ पर जीवन के अनुकूल दशाएं तुम्हें से कह दिया जाए कि जाओ ललितपुर में रहो, जा करके जाओगे रहने? नहीं जाओगे। अभी कह दिया जाए मौका मिले लखनऊ रहो जा करके, गाजियाबाद रहो जा करके, भैया हम रहेंगे जा करके, कुछ भी हो हमारी व्यवस्था करवा दो। ललितपुर कह दिया जाए भाई जाओ तुम वहाँ जा करके बसो, जा करके हम तुमको गांव में 5 बीघे ज़मीन दे देंगे। बहुत लोग नहीं जाएंगे जिनकी यहाँ पर अच्छी स्थिति है। ठीक है, तो भैया काहे ये कि सोनभद्र जो है, सोनभद्र आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो मैप में हमने देखा था, अभी आपको बताया भी था कि सोनभद्र ये जिला है एकदम कोने में। एमपी है, झारखंड है, इधर इधर मध्य प्रदेश है, इधर बिहार की भी बाउंड्री टच करती है, आदिवासी बहुल राज्य जिला भी है। तो कुल मिलाकर के सोनभद्र थोड़ा पिछड़ा जिला है। इसी तरीके से ललितपुर का भी वही हाल है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, मालवा का पठार वाला एरिया है, इधर मध्य प्रदेश जो है पूरा जो है इसके इधर ये सब लग रहा है। और तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्लाइमेट भी बहुत एडवर्स है। फिर वो क्लाइमेटोलॉजी में जब आप जाओगे तो भाई यहाँ पर क्यों क्लाइमेट एडवर्स है, वो कि भाई पैटर्न नहीं आता है, बारिश जो होती है उधर निकल जाती है, इधर नहीं आ पाती। तो कुल मिलाकर के वो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो ये देखा कि भाई जब इन ऐसे दीर्घ यहाँ रह रहे हो, आप मान लो लखनऊ में रह रहे हो, आप गोंडा में रह रहे हो, आप जो है एटा में रह रहे हो, आप फर्रुखाबाद रह रहे हो, शाहजहांपुर रह रहे हो, आप प्रतापगढ़ रह रहे हो, जाओगे यहाँ कोने में रहने के लिए जहाँ पता लगा कि जो उसके बाद में आगे दूसरा राज्य एमपी, वो भी अगर यहाँ पर अगर मुंबई होता तो अभी इसकी क्लाइमेट इसकी जो है कंडीशन अलग होती बुंदेलखंड की, क्योंकि उसके बगल में राज्य है वो भी पिछड़ा राज्य है। तो कौन पिछड़े राज्य में जाना चाहेगा? बात समझ में आ गई। तो देखिए सबसे पिछड़े जो जिले के रूप में कौन कौन हो गए आपके न्यूनतम घनत्व वाले, एक तो सोनभद्र हो गया, फिर ललितपुर हो गया, फिर आगे यहाँ पर हमीरपुर अभी हमने आपको बताया था, ये भी यहाँ का पिछड़ा जिला है बुंदेलखंड का। और फिर महोबा, चित्रकूट, कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो साउदर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट जो है हमारे यूपी का, उसी के जितने भी ज़िले हैं वो वहाँ जनघनत्व तो क्यों है, क्योंकि भैया जब आप नहीं रहने जाओगे, कहा जाए जाओ भैया रहो जा करके, तो कोई भी नहीं जाएगा, हर आदमी कटेगा। तो वहाँ पर जो लोकल लोग हैं वही रह रहे हैं, इस वजह से बाहर का माइग्रेशन वहाँ पर न के बराबर है। तो इस वजह से यहाँ पर जनघनत्व तो काफ़ी कम है, और माइग्रेशन न के बराबर क्या, अब तो माइनस में है, लोग बाहर, वहाँ के खुद लोग बाहर भाग रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बुंदेलखंड एवं दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में जनगणना अपेक्षाकृत कम है। यह आपने कॉन्सेप्ट से भी समझ लिया कम क्यों है। मेंस का आंसर लिखेंगे तब भी आप इसको समझा सकेंगे अगर ऐसा आता है प्रश्न को। अब हम बात करेंगे लिटरेसी की, साक्षरता की। तो साक्षरता की दृष्टि से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता कितनी है? कुल साक्षरता है 67.68%। पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.28%। और महिला साक्षरता कितनी है? 57.18%। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके साथ में ही जो देश की साक्षरता वो कितनी है? 74.04%। ये नेशनल डाटा है आपका, ये राष्ट्रीय साक्षरता का डाटा है आपका। अब यहाँ पर कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि राष्ट्रीय साक्षरता से उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी कम है। अब आपको अगर दोनों में से एक भी नहीं आ रही तो समझ लो भैया ये क्वेश्चन आपके हाथ से गया, एक क्वेश्चन आप पीछे, और ऐसे अगर 4 क्वेश्चन पीछे
तो समझ लीजिए आपके सिलेक्शन में चाहे प्रीलिम का हो चाहे मेंस का हो, एक तरीके से रेड लाइन लग जाएगी। तो इस वजह से आप जो है नेशनल डाटा भी पढ़ते चलेंगे कंपेयर करते हुए, और स्टेट का भी डाटा पढ़ते चलेंगे। तो कैसे आप इसको निकालोगे? सीधी सी बात है, 74.404% है। जब हम लेस कर देंगे 67.468%, तो जो डेटा आएगा वही हमारा जो है डिफरेंस होगा नेशनल और स्टेट की लिटरेसी में। अब यहाँ पर साथ में ही ये कह रहा है कि ये तो आपने बता दिया भैया कि ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी है, साक्षरता इतनी है। अब यहाँ पर पुरुष की साक्षरता कितनी है हमने ये भी बता दिया, 77.7%, और फीमेल की यहाँ पर कितनी है, 57.18%। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक बहुत बढ़िया टेक्निक आपको मैं बताता हूँ। बढ़िया टेक्निक क्या है कि डाटा आप कैसे याद रखोगे, साक्षरता लिटरेसी वाला डाटा कैसे याद रखोगे आप। 67.68% का डाटा आपने रखा है। ये क्या है? ये यूपी की लिटरेसी। भैया जैसे समाज की संरचना है उसका ही प्रभाव हमारे डेमोग्राफी पे भी पड़ता है। समाज की संरचना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो पैटर्न है, अभी यहाँ क्या है, पितृसत्तात्मक समाज है, पैटर्नल सोसाइटी है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, पुरुषों को यानी बच्चों को पढ़ने का मौका ज़्यादा मिला, बच्चे आगे निकल गए आगे बच्चे। तो बच्चे हो गए 10, इसमें ऐड हो गए, तो ये आ गए मेल का। बच्चियां बेचारी रह गई पीछे, उनको गार्जियन पढ़ाने के लिए भेजते नहीं, उसकी सुरक्षा संबंधी कारण रहते हैं। एक मानसिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर महिलाओं को शिक्षा देने की जो पिछड़े क्षेत्रों में पिछड़े लोगों के अंदर ज़्यादा है कि भाई अरे बच्चियां पढ़ के क्या करेंगी, उनको तो चूल्हे चौकी करना है। तो चूल्हा चौका के चक्कर में बेचारी बच्चियों को पढ़ाते नहीं, तो बच्चियां बेचारी इसमें से लेस हो गए 10। तो ये डाटा आ गया हमारे यहाँ बेटियों का या फिर फीमेल्स का, तो बन गया 57.18%। तो कहने का मतलब ये फीमेल का डाटा हो गया। आप ऐसे याद रखेंगे 67 आपका ओवरऑल यूपी का डाटा है, 67 आपका ओवरऑल यूपी का डाटा है। इसमें से 10 हमने ऐड कर दिए तो हो गया 77। 67 से 10 ऐड हुए 77, यहाँ से 10 लेस हुए 57। बात समझ में आई? तो ऐसे याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से लिटरेसी यूपी की याद हो जाएगी। बात समझ में आई? अब नेशनल लेवल पर अगर हम देखेंगे तो नेशनल लेवल पर जो मेल की कितनी है, यहाँ पर 82.14% लगभग जो है ये मेल की लिटरेसी रेट है, और यहाँ पर फीमेल की लिटरेसी रेट यहाँ भी नेशनल लेवल पे भी कम है। हमारा यूपी नहीं है, और भी सब राज्यों में लगभग यही है। डेमोग्राफिक सिस्टम में फीमेल्स जो है पूरे इंडिया क्या कहिए, पूरे अगर वेस्ट को छोड़ दिया है, वेस्ट में चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी रहीं, कई युद्ध हुए तो वहाँ फीमेल्स वगैरह काफ़ी आगे आए, एजुकेशन भी सिस्टम वहाँ पहले से बढ़ गया, तो इस वजह से आगे आई। वरना एशिया की और अफ्रीका का हाल लगभग यही है कि यहाँ पर जो है फीमेल की पॉपुलेशन एजुकेशन में बहुत कम है। तो यहाँ पर फीमेल की नेशनल डाटा कितना है, 65.46% के लगभग ये फीमेल्स, ये नेशनल डाटा आपका हो गया। ये क्लियर हो गई चीज़। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो अंतर कितना है यहाँ पर, आप अंतर कैसे निकालेंगे पुरुष और महिला साक्षरता के बीच। अभी हमने आपको बताया अंतर बहुत आसानी से हमने आपको निकाल दिया, 20.10%। कैसे? यहाँ पर हमने पढ़ा यूपी की लिटरेसी, इधर हमने पढ़ी मेल की लिटरेसी, इधर हमने पढ़ी फीमेल की लिटरेसी। तो 10 ये ज़्यादा थी और ये 10 कम थी, +10 -10। तो सीधी सी बात है कि अगर कह रहा है पुरुष और महिला में अंतर पूछ रहा है, याद रखना यूपी के एवरेज से नहीं पूछ रहा है,
पुरुष और महिला में, तो 10 इधर 10 इधर, तो 10 और 10 जुड़ के कितने हो गए, 20 हो गए। यानी 20 पॉइंट ऑफ पॉइंट्स में आप देख लीजिएगा 20.10%। बहुत आसानी से आप समझ गए, अभी रटने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों रटेंगे भाई इसको, आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे। आगे कह रहा है सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले। वो भाई सीधी सी बात है, गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर नगर है, औरैया है, इटावा है, गाजियाबाद है। अब यहाँ पर भी इसका रेशियो देख लीजिए, कॉन्सेप्ट देख लीजिए, कॉन्सेप्ट देख कर समझते चलिए इसको। गौतम बुद्ध नगर इसलिए भैया, नोएडा आप जानते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का हब बना हुआ है। यहाँ जो स्किल्ड जो एक तरीके से लोग हैं वो ज़्यादा हैं, स्किल्ड लोग ज़्यादा हैं। लोग आते हैं माइग्रेट करके नोएडा में बस जाते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां लोग करते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर लिटरेसी ज़्यादा है। कानपुर में इसलिए ज़्यादा चूँकि कानपुर भाई ऐतिहासिक आधार पर ही देखा जाए, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, सेंट्रल पॉइंट पर है, तो वहाँ पर भी ऐतिहासिक आधार पर लोग समृद्ध रहे हैं और बिजनेस है, इंडस्ट्रियल नगर है। तो इस वजह से यहाँ पर के लोगों ने पढ़ाई अच्छी की। ऐसे ही कानपुर के बगल में, कानपुर से आप थोड़ा बढ़ेंगे, हमको लग रहा है 100 किलोमीटर होगा या 120 किलोमीटर, औरैया पड़ता है। औरैया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है इटावा और कानपुर के बीच। अब यहाँ पर भी लिटरेसी ज़्यादा है और यहाँ इटावा में भी लिटरेसी ज़्यादा है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये जो 3 ज़िले हैं इनको आप माइंड में रखेंगे। कानपुर के बगल में ही औरैया है, इटावा है। बात समझ में आ गई। कानपुर से चले औरैया की तरफ बढ़े, औरैया के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट इटावा पड़ता है। तो ये एक ऐसे आप याद रखेंगे। और गौतम बुद्ध नगर सबसे ऊपर हो गया और इन 3 के बीच में सबसे लास्ट में गाजियाबाद हो गया। यानी ये 3 वाला आपका एक तरीके से कॉन्सेप्ट याद रखिए। इन 3 को आपने याद रखा, ऊपर ऐड कर दिया तो गौतम बुद्ध नगर हो गया, नीचे ऐड कर दिया तो गाजियाबाद हो गया। कुल मिलाकर के आपका लिटरेसी का डाटा तुरंत आपका क्लियर हो गया। बात समझ में आ गई। हाँ, थोड़ा ये याद रखिएगा कि कभी कभी परसेंटेज पूछ लेता है तो हाईएस्ट जो है उसका परसेंटेज आप जो है 2 का रख लीजिएगा, 80% और 79%। एक चीज़ हाँ, और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अब क्या कर रहा है ना, जैसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछने लगा कि बीच से उठा के पूछने लगा है। भाई जब नई नई जनगणना आती है तो सामान्य से क्वेश्चन, भाई जनसंख्या घनत्व कितना है, किसका सबसे ज़्यादा है, किस जिले का, किस राज्य का सबसे ज़्यादा है, ऐसे पूछता है। लेकिन अब पूछते पिछले 17 साल से वही पूछ रहा है, 15 साल से वही पूछ रहा है। आयोग भी बोर हो गया, उसको लगा अच्छा बच्चे तब सब रट डाले हैं तो उनसे जो पूछो बता देते हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन वो बनाने लगा है कि पता लगा कि बीच से उठाए उसने 4 जिले और पूछ दिए, अब बताओ बेटा। तब भैया सबको एकदम पड़ेंगे चक्कर में। इस वजह से आप ये भी ध्यान रखिएगा, क्या करेगा ऊपर से उसने क्या किया, 3 जिले उठाए ही नहीं, यहाँ से उठाए इटावा गाजियाबाद और इसके बाद और एक जिला जोड़ दिया। तो अब आपके लिए हो गया कन्फ्यूज़न। आपने तो रटे थे भैया गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, अब यहाँ पर हो गया गड़बड़। तो इस वजह से इसको ध्यान रखिएगा कि ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है तो आप उनको जो है क्रम का याद रखिएगा कि ये कौन से क्रम में है। ठीक है, 5-5 जो है अब याद करिएगा, पहले 3 से काम चल जाता है, अब जो है 2 या 3 से काम नहीं चलेगा। आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि जब बीच से पूछेगा तो 5 आपको अगर याद हैं 5 जिले, तो 5 में आप बीच से निकाल लेंगे। अगर 2 ही 3 याद करके जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आगे देखेंगे, आप कह रहे हैं न्यूनतम साक्षरता वाले भैया 5 जिले। अब हमने ये तो जान लिया कि हमारे यूपी की के स्टार्स जो है एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट्स ये है। अब ये भी तो जान लो तुम्हारे यहाँ कितने जो है अनपढ़ लोग हैं, कितने पिछड़े ज़िले हैं जिनमें इतने साल हो गए अभी तक बेचारे उन ज़िलों में बच्चे पढ़ नहीं पाए, अभी भी एजुकेशन का लेवल कितना जो है वहाँ पर डाउन है। ये भी तो जानना आपकी जिम्मेदारी है भैया। अच्छा देखोगे, बुरा कौन देखेगा। तो अब हम आएंगे, देखेंगे श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। ये उत्तर प्रदेश के अगर देखा जाए तो सबसे कम साक्षरता वाले 5 जिले हैं। अब इसके पीछे लॉजिक देखिए, लॉजिक ये देखिए कि ये जो है इधर के जो पूर्वांचल है, उत्तर पूर्व का पार्ट है उत्तर प्रदेश का, उसके ये तीनों जिले हैं। श्रावस्ती आकांक्षी जिला है, बलरामपुर भी आकांक्षी जिला है और बहराइच
उधर का पिछड़ा जिला है। तो कुल मिलाकर के बलरामपुर आकांक्षी है कि नहीं, ज़रा एक बार देख लीजिएगा। तो बहरहाल श्रावस्ती है और शायद बलरामपुर भी है, हमको लग रहा है, एक बार देख लीजिए। वैसे श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर ये इधर के पिछड़े ज़िले हैं। भाई शिक्षा कहाँ पर होगी? जहाँ पर पैसा होगा। गरीब आदमी बेचारा क्यों अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता? क्योंकि उसका पैसा ही नहीं है। अब बच्चा होगा, बच्चे को आप कहोगे भैया स्कूल चलो, स्कूल का 4 बच्चे हैं, बाप कहेगा कि अरे स्कूल जाएगा तो जो है इधर खाना ये खेती में काम कौन करेगा जाकर के? कहेगा हमारे पास तो पैसा नहीं है, पहले खाना हो, रोजी रोटी चले, उसके बाद जो है तुम्हारी पढ़ाई होगी। तो इस वजहों से इधर के ज़िलों में लिटरेसी रेट बहुत डाउन है। ये तो इधर इनकी वजह हो गई। अब ये 2 ज़िले ऐसे हैं, बदायूं और रामपुर, यहाँ भी पिछड़ापन है। अब इसके पिछड़ेपन की वजह दूसरी है। इनके पास पैसा है, संसाधन है, सब भी है, लेकिन यहाँ इनके पिछड़े होने की वजह यह है कि इनके यहाँ पर इन जिलों में अल्पसंख्यक जनसंख्या ज़्यादा है, अल्पसंख्यक ज़्यादा है। आप ओवरऑल देखेंगे नेशनल डाटा में भी, तो जो अगर लिटरेसी रेट आप रिलीजियस आधार पर बांटेंगे तो मुस्लिम्स में लिटरेसी रेट बहुत डाउन है। उसकी वजह यह है क्योंकि गरीबी है, पिछड़ापन है। मुस्लिम में जो लोग हैं खानदानी रईस हैं, नवाबों के समय के पैसे कमा लिए या बहुत अच्छे बिजनेस कर लिए, वो तो बढ़ गए, लेकिन अधिकांशतः अभी भी अल्पसंख्यकों की जो पॉपुलेशन है वो पिछड़ी है। तो इन वजहों से वो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। अगर 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, कहेंगे सब लोग अपने अपने काम पे लग जाओ और पैसा कमाओ और अपना खाओ, बाप कब तक खिलाएगा? तो ये वाली स्थिति है। तो इस वजह से बदायूं में भी अल्पसंख्यकों की जनसंख्या बहुत है और रामपुर में भी उनका परसेंटेज बहुत है। इस वजह से ये दोनों ज़िले भी लिटरेसी के मामले में पिछड़े हैं। अब तो हमको लग रहा है याद हो जाएगा, अब तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब हम देखेंगे महिला साक्षरता पर की बात करेंगे। तो महिला साक्षरता के संदर्भ में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ है? कानपुर नगर में है। एक ये चीज़ याद रखिएगा। वैसे हमने नोएडा पढ़ा था, गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर पढ़ा था, लेकिन अब है क्या, चूँकि गौतम बुद्ध नगर की जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेटेड पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन माइग्रेटेड है। अब माइग्रेटेड में ज़्यादातर माइग्रेटेड जो लोग हैं वो नौकरियों की तलाश में आते हैं। तो यहाँ तो लोग आते हैं, पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हो गए, लेकिन फीमेल्स नहीं आती हैं, मेल्स ही ज़्यादा आते हैं। तो इस वजह से जब फीमेल की बात आएगी तो गौतम बुद्ध नगर पिछड़ जाता है। फिर हाथ कौन मार ले जाता है? हाथ पर मार ले जाता है कानपुर नगर। काहे भैया हाथ मार ले जाता है? उसकी वजह यह है कि वहाँ पर इंडस्ट्री रही है पहले से, पूरे क्षेत्र में है, बीचों बीच यूपी में है, बढ़िया सुकून है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। बस कानपुर की यही सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पर थोड़ा गंदगी है, शहर चूँकि पुराना है, नैरो वहाँ पर बस्ती है। तो इस वजह से बस एक जनसंख्या है, ना सुरक्षा के हिसाब से भी कानपुर जो है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है। वहाँ पर बच्चियों को भेजने के लिए लोग संकोच नहीं करते हैं। तो जितने भी उधर के रीजन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं आप देखिएगा, बुंदेलखंड के ज़्यादातर लोग कानपुर पढ़ने आते हैं, बुंदेलखंड के ज़्यादातर लोग कानपुर पढ़ने आते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चे तैयारी करने आते हैं। कुल मिलाकर के कानपुर इसलिए ज़्यादा है, गौतम बुद्ध नगर बेचारा यहाँ पर गया पिछड़। अब न्यूनतम की बात करेंगे, न्यूनतम में वही है, श्रावस्ती भैया जो है सबसे पिछड़ा है। महात्मा बुद्ध ने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन बुद्ध के ज्ञान के बावजूद सामान्य लोगों को ज्ञान नहीं अभी उस परसेंटेज में मिल सका। तो इस वजह से श्रावस्ती बहुत पिछड़ा है, क्योंकि महात्मा बुद्ध यहीं तो थे भाई, कपिलवस्तु श्रावस्ती। अब हम पढ़ेंगे लिंगानुपात के बारे में, सेक्स रेशियो के बारे में। सेक्स रेशियो के बारे में कह रहे हैं कि जो लिंगानुपात की जब हम बात करेंगे तो लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो देखेंगे तो वो कैसा है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? 912। और लिंगानुपात जैसा कि जानते हैं कि भारत में लिंगानुपात जो है वो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के
हिसाब से निकाला जाता है। जबकि कुछ देशों में अलग-अलग, जैसे न्यूजीलैंड है, उसका वहाँ पे पुरुषों के हिसाब से 1000 पुरुषों पर महिलाओं को निकाला जाता है। जबकि अमेरिका है, यूएस में है, यूएस में क्या है, वहाँ पर शायद 100 पुरुषों पर महिलाओं का निकाला जाता है। ऐसे यूरोप में है, कुछ एक देशों में जहाँ पर महिलाओं की तुलना में पुरुष कितने हैं, इस पर निकाला जाता है। तो कुल मिलाकर के अपने अपने पैरामीटर हैं। लेकिन हमारे यहाँ भैया भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं को के रेशियो को देखा जाता है। और लिंगानुपात में देखेंगे कि 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं हैं। अगर हम 2001 की बात करेंगे, 2000 में एक में कितने थी, 898। अब यहाँ हम देखेंगे, अगर ओवरऑल देखें तो पहले थी 912, कब, 2011 में की जनगणना में, और उससे पहले थी 898, ये कब थी, 2001 की जनगणना में। तो इसका मतलब हुआ कि कितने बढ़े, तो यहाँ देखा आपने कि 14 अंकों का सुधार हुआ है, यानी लिंगानुपात में 14 का इजाफा हुआ। क्लियर हो गई। 2001 की तुलना में कितना इजाफा हुआ, 14 जो है अंकों का इजाफा हुआ या सुधार हुआ। अब बात समझ में आ गई होगी कि जो है लिंगानुपात में कितना सुधार हुआ, कितना चेंजमेंट आया, ये आप समझ गए होंगे। क्लियर हो गया। और यहाँ तो हमने देख लिया कि 912। अब अगर हम इसी को नेशनल लेवल पर देखेंगे तो नेशनल लेवल पर क्या है, डाटा चेंज हो जाता है। चेंज क्या हो जाता है नेशनल लेवल पर, अगर महिला लिंगानुपात की हम बात करेंगे तो वहाँ पर लिंगानुपात कितना है, वहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं 943 है, 943। 2001 में कितना था, यहाँ पर 933, ये 2001 में था। और 9 यहाँ 10 का इजाफा होता है, यूपी में 14 का इजाफा होता है। यह लिंगानुपात हो गया। अब इसी क्रम में आगे देखेंगे, थोड़ा अब हम फास्ट चलेंगे क्योंकि टाइम क्लास लंबी खिंच जा रही है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले आपको बताने हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर है। क्यों जौनपुर है, क्योंकि जौनपुर जो है एक तो प्रयागराज से के जस्ट बगल में का जनपद है, वहाँ पर लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है। साथ ही साथ आजमगढ़ है, देवरिया है, बलिया है और प्रतापगढ़ है। ये जो ज़िले हैं, जैसे आजमगढ़ की वजह, क्योंकि आजमगढ़ में जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन में जो बहुत ज़्यादा अंतर ये नहीं करते हैं। इस आधार पर जो भ्रूण हत्या वाली जो समस्या है वो हिंदुओं में ज़्यादा है, अगर धार्मिक आधार पर देखा जाए तो, ऐतिहासिक आधार पर। और मुस्लिमों में कम है, क्योंकि वो बच्चे को ऊपर वाले की देन मानते हैं और जो है बच्चे होते हैं तो उसमें अंतर नहीं करते। लेकिन यहाँ पर क्या है, भ्रूण हत्या वाला जो आप देखते होंगे कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। तो अगर बच्ची है तो अब तो बहुत ज़्यादा सुधार हो गया। अब तो ऐसे अगर आप कोई भ्रूण हत्या या प्रसव पूर्व जो है वो गर्भाधारण के समय जो है लिंग की जांच कराता है और उसके बाद अबॉर्शन वगैरह कराता है, तो वो अब अपराध है, उसके संदर्भ में जेल चला जाएगा अभी ऐसा व्यक्ति। तो इस वजह से आजमगढ़ है, फिर देवरिया है, उसके बाद वहीं पर बगल में है देवरिया, बलिया, प्रतापगढ़। ये ज़िले जो हैं उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात के पूरब के जो ज़िले हैं वो लीड कर रहे हैं, जबकि बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र के जो ज़िले हैं वो लिंगानुपात के मामले में पीछे हैं। अब हम देखेंगे, आगे देखिए हम वहीं पर कि न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है। न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर, पढ़े बहुत ज़्यादा लेकिन बिटिया यहाँ बहुत कम है। हमीरपुर, हमीरपुर में भी है। बागपत है, छोटा सा जनपद है। कानपुर नगर है और बांदा और मथुरा है। बात समझ में, इसका डाटा आप याद रखिएगा कितना है, 859। हमीरपुर में 861, यहाँ पर भी 861, यहाँ 863, 863। तो ये दो और ये दो लगभग बराबर हैं। तो ये डाटा आप याद रखिएगा कि भाई गौतम बुद्ध नगर में, चूँकि मैंने अभी आपको बताया था माइग्रेटेड मेल्स यहाँ ज़्यादा आते हैं, फीमेल्स कम होती हैं, तो यहाँ पर सेक्स रेशियो जो है गौतम बुद्ध नगर में न्यूनतम है। फिर हमीरपुर, बागपत और कानपुर नगर में भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सेक्स रेशियो, एक कॉन्सेप्ट ये बना लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िलों में सेक्स रेशियो डाउन है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िलों में सेक्स रेशियो अधिक है। अब हम आगे पढ़ेंगे बाल लिंगानुपात की, यानी बाल लिंगानुपात का मतलब होता है, ये तो हम ओवरऑल लिंगानुपात की बात कर रहे हैं, बच्चों में
लिंगानुपात, यानी जो बच्चे जन्म लेते हैं स्टार्टिंग फेज में 0 से 6 ईयर के बीच, उनमें लिंगानुपात का रेशियो क्या है, इसकी हम बात करेंगे। तो बाल लिंगानुपात की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात 902 है, यानी 1000 बालक अगर हैं पुरुष तो बच्चियां कितनी हैं, 902 हैं। 2001 में देखा जाए तो 916 थी, ठीक है। तो अब ये भी यहाँ पर प्रश्न हो सकता है, पूछ ले कि भैया कितना कम हुआ, तो गिरावट कितनी आई, 2001 में कितनी थी, 916 थी, और अब कितनी हो गई, 902 हो गई। तो यानी यहाँ पर भी 14 अंकों का परिवर्तन हुआ, लेकिन ये परिवर्तन नेगेटिव में हुआ। महिलाओं के टोटल लिंगानुपात तो उत्तर प्रदेश में 14 बढ़ा है, जबकि 0 से ओवरऑल लिंगानुपात तो 14 बढ़ा है, लेकिन बाल लिंगानुपात की बात करेंगे, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बात करेंगे, तो वहाँ पर लिंगानुपात क्या हुआ है, कम हुआ है 14 अंक। 14 उसमें भी, 14 इसमें भी, लेकिन यहाँ पर 14 अंक कम हुआ है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात की हम जब बात करेंगे तो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले जिला कौन सा है, बलरामपुर में सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात है। वहाँ बच्चियों में भेद नहीं होता है, बच्चों बच्चियों में। न्यूनतम है बागपत में है, बागपत पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है। लिंगानुपात के मामले में भी जो है यहाँ पर कम जिला वैसे भी था, और बच्चियों के मामलों में ये सबसे पिछड़ा इस मामले में लिंगानुपात के रेफरेंस में बागपत जिला है। अन्य महत्वपूर्ण रेफरेंस या तथ्य देखेंगे हम तो उच्च बाल लिंगानुपात वाले जिले, इतना ये आप याद रखिएगा, बलरामपुर, श्रावस्ती और इधर सोनभद्र और सिद्धार्थनगर, बहराइच, यानी ये 4 जिले आपके बाल लिंगानुपात वाले भैया क्या है, पिछड़े जो ज़्यादातर जो ज़्यादा दिमाग लगाने कैस वाले हैं, या कह सकते हैं थोड़ा पैसा आ गया या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाले लोग हैं, वो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। उनको लगता नहीं यार बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाए, तो हम बेटी को दहेज कैसे देंगे, शादी कैसे करेंगे, पढ़ाई कैसे होगी, ऐसा करें बेटी से बढ़िया है, बेटी है तो उसको हटा दो और बेटा है तो उसको रख लो। ये पहले के लोगों के, अब तो खैर चीज़ें बहुत बदल गई हैं, नया डाटा आएगा, बहुत चेंजमेंट आ जाएगा उसमें। तो पहले ये लोगों का सोचना था, लेकिन जो पिछड़े ज़िले हैं देखिए उनमें उच्च बाल लिंगानुपात है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो नहीं है, उनको भाई उनका बच्चे बेटी हो जाएगी तो उनको बहुत ज़्यादा गरीब आदमी को ये मतलब नहीं रहता है कि यार कैसे शादी करेंगे, सब निपट जाएगा, सब शादी हो जाएगी, सब जो है बच्चे बढ़ेंगे। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, उनको ये टेंशन नहीं रहती कि बच्चियों को हम पढ़ाएंगे। उनको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर है, बच्ची अगर भाई हमारा क्राइटेरिया ये नहीं पढ़ाने का कि बच्चे को पढ़ाएंगे बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, पैसा हमारे पास नहीं तो हम किसी को नहीं पढ़ाएंगे। तो ये पिछड़े वाले ज़िले हैं, वहाँ उच्च बाल लिंगानुपात है। और कम बाल लिंगानुपात वाले ज़िले अभी हमने आपको बताया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही बागपत हो, चाहे गौतमबुद्ध नगर हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे मेरठ हो, चाहे कानपुर हो, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िले, यहाँ सेक्स रेशियो डाउन है। हरियाणा है आप सबसे ज़्यादा, सबसे कम सेक्स रेशियो है, राजस्थान है सबसे कम सेक्स रेशियो है। तो इसका प्रभाव भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ा है। आगे भी हम देखेंगे दशकीय वृद्धि दर के रेफरेंस में उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि हमने देखा था कितनी है कि 20.23% ऊपर ही पड़ चुके। हाँ, कभी कभी ये पूछ लेता वार्षिक वृद्धि दर, ये तो जो दशकीय का अर्थ हुआ कि 10 वर्षों में, दशकीय का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ कि 10 वर्षों में, 10 वर्ष कौन से आपके, दशकीय वर्ष 10 वर्ष ये कि 2001 से 2011 के बीच, ये 10 वर्ष हैं, इसी वजह से इसको दशकीय वृद्धि दर बोलते हैं। लेकिन इस दशकीय वृद्धि दर को अगर हम देखेंगे जो वार्षिक वृद्धि दर में, तो ये कन्वर्ट हो जाती है 1.85 में, 1.85 में। आपकी 20 है, इसको कैसे आप निकालने की कोशिश करिएगा। इसमें जैसे मान लीजिए दशकीय वृद्धि आपको नहीं मालूम है कि मूसलिया वार्षिक है, तो कितना आप कैसे आप निकालेंगे, दशकीय वृद्धि दर कितनी है आपकी 2.23%। अब इसको कह रहे हैं कि एक वर्ष में, जब 10 वर्ष में इतनी है तो एक वर्ष में कितना होगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पर 1 पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो यानी लगभग 2%। अब 2% चूँकि पॉइंट्स में है और डाटा में थोड़ा चेंज भी आता है, तो उससे फिर 0.515 जो है वो लेस हो गई। अब 2 से 1.5 लेस करोगे तो 1.85 आ जाएगी, ये आपकी दशकीय वृद्धि हो गई। पुरुष दशकीय वृद्धि इससे ज़्यादा हाँ पूछ लेता है कभी कभी, थोड़ा देख लीजिएगा। महिलाओं की दशकीय वृद्धि में सबसे ज़्यादा
फर्क पड़ा। पुरुष दशकीय वृद्धि कितनी हुई? पुरुषों की दशकीय वृद्धि 19.31% है, महिलाओं की दशकीय वृद्धि 21.23% है। यहाँ पे प्रश्न ये पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि में पुरुष और महिलाओं में किसकी रही? मेल और फीमेल में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि किसकी रही? तो सीधी सी बात है, इनकी दशकीय वृद्धि 21.23% है और इनकी दशकीय वृद्धि 19.31% है। ये सीधी सी बात है, महिलाओं की वृद्धि ज़्यादा हुई पुरुषों की तुलना में। बात समझ में आई? उसकी वजह यह है, उसकी वजह है चूँकि पीसीपीएनटी एक्ट है, साथ में जो है एबॉर्शन वगैरह को लिंग परीक्षण को है, लिंग परीक्षण को लेकर के जो है अपराध घोषित कर दिया गया है, सजाएं दी गई हैं। अगर ऐसे कोई भी क्लिनिक्स या डॉक्टर्स अगर लिंग परीक्षण करते हैं तो उनको जो है सस्पेंड हो जाएगा, लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के और साथ साथ शिक्षा का भी विकास हुआ, लोगों को समझ में आया कि यार हम लोग तो बेवकूफ़ थे, बताओ ये हम लोग सोचते थे पहले से बच्चियां जो है अच्छी नहीं, अब तो बच्चियां भी देखिए जो है शक्ति दुबे जैसी लड़कियां जो है टॉप करके बाप का नाम रोशन करती हैं। तो कुल मिला करके देखा गया तो इससे क्या हुआ कि बच्चियों के जो बर्थ है उसको प्रमोट किया गया। इन सब कारणों की वजह से महिलाओं का जो यहाँ पर वृद्धि दर है वो बढ़ गई पुरुषों की तुलना में। बात समझ में आ गई? अब यहाँ कह रहा है सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक वृद्धि किसमें महिलाओं में हुई? गौतम बुद्ध नगर में, चूँकि भाई स्कोप कहाँ होगा? जो ज़्यादा पिछड़ा होगा वहाँ ज़्यादा स्कोप होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि नहीं? जो ज़्यादा भाई अब अमेरिका है, ब्रिटेन है, सिचुएटेड पॉइंट पे आ चुके हैं डेवलपमेंट के मामले में, और जितनी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ स्कोप बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनको अभी विकास करने के लिए लंबी यात्रा तय करनी है। इसी वजह से इंडिया की मार्केट पे फोकस कर रहे हैं, चूँकि इंडिया की मार्केट आने वाले जो है 20-30 साल में बहुत बूम करेगी और वहाँ सेचुरेटेड पॉइंट पर कंजम्पशन हो चुका है। तो इसी वजह से क्योंकि गौतम बुद्ध नगर आपने देखा सेक्स रेशियो में पीछे है, तो यह इसी वजह से यहाँ पर सीधी सी बात है, जब अच्छे सुधार की बात हुई, अच्छी चीज़ें हुई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ज़िला है, तो यहाँ पर जो वृद्धि दर है सबसे ज़्यादा हुई। ठीक है, और इसके साथ ही जैसा मैंने बताया, चूँकि ये इधर गौतम बुद्ध नगर चूँकि एनसीआर में है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। अब गौतम बुद्ध नगर केवल और केवल नेशनल यूपी कैपिटल या नेशनल नहीं, अब वो इंटरनेशनल प्लेस बन चुका है। इस वजह से यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। साथ ही साथ गाज़ियाबाद, ये भी एनसीआर के उसमें पड़ता है, तो इस वजह से इनकी दो वृद्धि का कारण रहा डेवलपमेंट। क्या रहा? डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पर वृद्धि होती है। ठीक है, डेवलपमेंट की वजह से यहाँ वृद्धि हुई। लेकिन आगे हम देखेंगे श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, इनकी वृद्धि का कारण डेवलपमेंट नहीं रहा, जनसंख्या वृद्धि का कारण तो क्या रहा? इनके यहाँ रहा कि साक्षरता दर में कमी, साक्षरता दर में कमी। इस वजह से यहाँ पर जो है वृद्धि दर ज़्यादा। भाई गरीब आदमी 5 बच्चे होंगे कोई दिक्कत नहीं है। आदमी जब मिडिल क्लास रहता है, लोअर मिडिल रहता है, तो उसको थोड़ा सोचता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। या चूँकि ये पिछड़े ज़िले हैं तो इस वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन को लेकर के कोई भी ऐसा फाउंडेशन ऐसे परिवारों में, लोगों में नहीं रहा। इस वजह से ये इनका पिछड़ेपन की वजह से यहाँ पर जो है वृद्धि दर अधिक रही। आगे न्यूनतम वृद्धि दर की बात करेंगे। न्यूनतम वृद्धि दर कानपुर रही, चूँकि साक्षर जिला है। साथ ही साथ हमीरपुर है, बागपत है, फिरोजाबाद है, मुरादाबाद है, तो यहाँ न्यूनतम वृद्धि दर रही है। न्यूनतम वृद्धि दर वाले ज़िले हैं। अब वहाँ तो हमने 0-6 के बीच जो है लिंगानुपात देखा था। यहाँ हम कह रहे हैं उनकी बाल जनसंख्या कितनी है, कुल बाल जनसंख्या, तो ये इसका परसेंटेज पूछ लेगा और कभी कभी डाटा भी रखता है, तो 3 लाख काफ़ी लगभग जो है माइंड में रखिएगा। तो इसका डाटा परसेंटेज पूछ लेता है। तो जो टोटल यूपी की पॉपुलेशन है उसका 15.4% ये जो है बाल जनसंख्या है। ये डाटा आप याद रखिएगा, 3.7 लाख यानी लगभग 3 लाख, सॉरी 3 करोड़ के लगभग जो है, ये जो है 3 करोड़ के लगभग ये आपकी बच्चों की संख्या है उत्तर प्रदेश में।
0 से 6 वर्ष में। बालिकाओं को लेकर के अलग से वैसे प्रश्न नहीं पूछता, हमने यहाँ पर वैसे डाटा दे दिया है। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो है बालक ज़्यादा हैं, बालिकाएं कम हैं, इसलिए आयु वर्ग के आधार पर अगर बाल लिंगानुपात है तो 902 निकल के आता है। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, अभी हम ऊपर बात करें कि नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कितनी थी, 22.27%, ग्रामीण जनसंख्या 77.73%। तो यहाँ पर देखेंगे ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, नगरीय जनसंख्या कम है, लेकिन 2001 से 11 के दौरान नगरीय जनसंख्या में वृद्धि ग्रामीण से अधिक रही। इसकी वजह यह रही क्योंकि लोग पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए शहर जा कर के बसने लगे। इस वजह से शहरों में जो वृद्धि दर रही वो ज़्यादा रही ग्रामीण जिलों की तुलना में। अब देखेंगे ग्रामीण जनसंख्या के दृष्टि से महत्वपूर्ण बड़े जिले कौन से हैं। प्रयागराज, अभी वैसे ओवरऑल हमने देखा था जनसंख्या के आधार पर, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं शहरों की जनसंख्या छोड़कर केवल गांव वाले, केवल गांव की जनसंख्या। अब हम प्रयागराज की तो बात करेंगे, लेकिन प्रयागराज शहर की नहीं, प्रयागराज के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ रहने वाली जनसंख्या की बात करेंगे। इसीलिए यहाँ पर प्रयागराज के बाद आजमगढ़ आ जाता है, मुरादाबाद का यहाँ से पत्ता कट जाता है क्योंकि वहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या कम है। मुरादाबाद कमिश्नरी है, मंडल है, इधर के जितने भी जो ज़िले हैं उसमें 5 ज़िले आते हैं, अमरोहा, संभल, ये सब ज़िले उसमें आते हैं। तो इस वजह से मुरादाबाद का पत्ता यहाँ पर कट जाता है टोटल ग्रामीण जनसंख्या में प्रत्येक ज़िले के हिसाब से। फिर जौनपुर है, फिर मुरादाबाद है। मुरादाबाद यहाँ पर 4th पे आ गया। 2 जनपदों ने, आजमगढ़ और जौनपुर ने ग्रामीण जनसंख्या ने यहाँ पर स्थान ले लिया, तो आज मुरादाबाद यहाँ पर 4th पे आ गया। और सीतापुर। आगे हम बढ़ेंगे, नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से प्रमुख जिले, बिल्कुल आप जानते होंगे कि गाज़ियाबाद, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जनसंख्या की दृष्टि से आप जो है ये बड़ा ज़िला है, तीसरे नंबर पे आता है। साथ में लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कानपुर है, ऐतिहासिक नगर हमने बताया था, और लास्ट में प्रयागराज आता है। प्रयागराज में जनसंख्या तो ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, नगरीय कम है। तो ओवरऑल देखा जाए कि गाज़ियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर और प्रयागराज, ये जनपद जो हैं वो नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से बड़े ज़िले हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और मेरठ, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम एससी के अकॉर्डिंग देखेंगे डेमोग्राफिक लेवल पर। तो अनुसूचित जाति के हिसाब से अगर देखा जाए तो एससी का टोटल पॉपुलेशन में परसेंटेज कितना है, 20.69%। यूपी में एससी कितनी है, टोटल जो पॉपुलेशन है उसका एससी जो है वो 20.69% है। अगर हम नेशनल लेवल पर देखा जाए, नेशनल लेवल पर अगर डाटा देखा जाए, नेशनल लेवल पर एससी कितना है, तो आपको याद होगा नेशनल लेवल पर एससी पॉपुलेशन कितनी, 16.63%। ये नेशनल डाटा है। यानी देखा जाए अगर उत्तर प्रदेश में परसेंटेज के हिसाब से कितना प्रतिशत अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में आप 20.69 से इसको लेस कर देंगे तो आपका यहाँ पर यूपी में कितने ज़्यादा है प्रतिशत, तो वो क्लियर हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो एससी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो किसी राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में है। एससी की जनसंख्या के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर जो है प्रमुख जिले भी पूछे जाते हैं। ये परसेंटेज के हिसाब से है, आप याद रखिएगा। प्रश्न 2 तरीके से पूछता है कि भाई टोटल जनसंख्या कितनी है और उनका परसेंटेज के हिसाब से। तो हम यहाँ पर बात प्रतिशत की करेंगे। तो कौशाम्बी कहाँ है, प्रयागराज के पास यमुना नगर, ये यमुना नदी के तट पर बसा हुआ शहर है, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर जैसा कि बताया था इतिहास के आधार पर यहाँ पर बौद्ध और जैन दोनों से संबंधित ये इसका कौशाम्बी स्थल है, महत्व है। उसके बाद सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए जो ये बेल्ट है आपकी उत्तर प्रदेश की, लखनऊ है, लखनऊ के इर्द गिर्द की जो बेल्ट है, इधर सीतापुर पड़ता है, ये हरदोई पड़ता है और ये उन्नाव पड़ता है। अगर देखा जाए टोटल जो एससी पॉपुलेशन है वो सेंट्रलाइज्ड है, तो कहाँ पर है, इन 3 जिलों में टोटल एससी पॉपुलेशन सेंट्रलाइज्ड है। ये लखनऊ है आपका, ये लखनऊ है। तो बात समझ में आ गई। आप इसको ऐसे मैप से जो है याद रखिएगा कि ये कहाँ पर है, 1 2 3
ठीक है, बात समझ में आ गई। परसेंटेज के हिसाब से कौशाम्बी आ जाता है, उसके बाद ये 3 ज़िले आते हैं। ये तीनों ज़िले आसपास के हैं। आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज कैसे? क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुइयों के अनुकूल, और एंटी क्लॉकवाइज यानी उसके जस्ट उल्टा। तो एंटी क्लॉकवाइज जब हम चलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये डिस्ट्रिक्ट आपके एससी पॉपुलेशन वाली आ जाएंगे परसेंटेज के हिसाब से। अभी टोटल पॉपुलेशन में तो और भी आपको मजा आएगा। और रायबरेली, और रायबरेली, रायबरेली भी भैया यहीं पर उन्नाव के पास में, इधर इस साइड में। इसको भी आप इसी में शामिल कर लीजिए भैया। इसमें शामिल कर लिया हमने रायबरेली। 1 2 3 4, समझ गए? यानी अर्धचंद्राकार जो है वो कुल मिलाकर के एससीओ की पॉपुलेशन दिखाता है परसेंटेज के हिसाब से। अब एससी सबसे कम कहाँ है प्रतिशत के आधार पर? सबसे कम वाले जिले बागपत में नहीं है, बरेली में नहीं है, गौतम बुद्ध बलरामपुर में नहीं है, गौतम बुद्ध नगर रामपुर में नहीं है। इसको आप कैसे याद करिएगा? इधर ट्रिपल बी आप याद करिएगा। इंडिया की रेटिंग भी अभी एस एंड पी जो रेटिंग एजेंसी है उसने इंडिया की रेटिंग कितनी कर दी है? ट्रिपल बी। इस ट्रिपल बी को आप इससे याद करिएगा, बागपत बरेली बलरामपुर ऐसे याद कर लेंगे, और गौतम बुद्ध नगर और रामपुर, ये अपेक्षाकृत यहाँ पर एससी पॉपुलेशन कम है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन वाला ज़िला कौन है? सीतापुर। सीतापुर है। अब जब हमने अभी बात की थी, तो जब जनसंख्या के आधार पर, एससी जनसंख्या के आधार पर हम बात करेंगे, तो एससी जनसंख्या के आधार पर जो ज़िले हैं उसमें एससी जनसंख्या के आधार पर जो ज़िले हैं उसमें सीतापुर, हरदोई, ये जो ज़िले फर्स्ट सेकंड पे आते हैं। उसके बाद शायद थोड़ा ऑर्डर उसका चेंज है। तो कुल मिलाकर के हमने बताया, लखनऊ को माइंड में रखिए, इधर से चलिए यहाँ तक आइए, ठीक है। यहाँ पर सीतापुर पड़ेगा, यहाँ पर हरदोई पड़ेगा, यहाँ पर उन्नाव पड़ेगा, या रायबरेली पड़ता है। तो परसेंटेज के हिसाब से कौशाम्बी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से अगर परसेंटेज नहीं कराया तो कौशाम्बी को हटा करके इधर से आप चलिएगा सीतापुर, हरदोई, इन जनपदों में एससी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। उसमें भी उत्तर प्रदेश में सीतापुर में सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन है। अब एसटी की हम बात करेंगे। एसटी की बात करेंगे तो एसटी पॉपुलेशन क्या है कि यूपी में एसटी कितने हैं? 50.57% एसटी यूपी में, बहुत कम है। एसटी यूपी में कितने हैं? 0.57%। हाँ, अगर नेशनल डाटा में हम देखेंगे तो नेशनल डाटा में हमने देखा था, नेशनल डाटा में हम अगर देखेंगे तो नेशनल डाटा में जो एसटी पॉपुलेशन है वो कितनी है? 8.6%, जबकि यूपी में 1% भी पूरा जो है जो पॉपुलेशन है उसका एसटी नहीं। इसकी वजह है क्योंकि एसटी एक तो बहुत कम है, जंगली, वो जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला वो रीजन नहीं है यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक आधार पर थोड़ा दोआब का क्षेत्र रहा है, तो यहाँ पर एसटी पॉपुलेशन इतनी नहीं रही है। फिर भी जो साउदर्न यूपी वाला पार्ट है वहाँ पर एसटी है। साथ ही साथ जो है कुछ एसटी माइग्रेटेड फॉर्म में बलिया, देवरिया और तराई क्षेत्र में भी, इधर बिजनौर आदि क्षेत्र में, वो फिर यूपी स्पेशल में आप पढ़ेंगे, तो वो जो है एसटी पॉपुलेशन यहाँ पे भी है। तो कुल मिलाकर के हम देखेंगे जो उत्तर प्रदेश का जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पर एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो कौन कौन से ज़िले हैं इसमें एसटी पॉपुलेशन को लेकर के? प्रमुख ज़िले सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। याद रखिएगा कि ये 2 ज़िले आपके, तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश की जो दोनों टांगें हैं, उत्तर प्रदेश की दोनों टांगें हैं ना, एक पूर्वी टांग कौन सी है? सोनभद्र, और पश्चिमी टांग कौन सी है? ललितपुर। तो उत्तर प्रदेश की दोनों टांगें ये हो गई। अगर फिर उसके बाद में बलिया और देवरिया, देवरिया और बलिया, और फिर कुशीनगर। कुल मिला के बलिया थोड़ा पड़ता है इधर, देवरिया पड़ेगा इधर, कुशीनगर पड़ेगा इधर, ठीक है। बात समझ में आ गई? इस टाइप से जो
परसेंटेज के हिसाब से एसटी पॉपुलेशन के रेफरेंस में हम याद रखेंगे कि ये दोनों टांगें हो गई, पूर्वी टांग, पश्चिमी टांग उत्तर प्रदेश की, फिर इधर देवरिया, बलिया, फिर कुशीनगर। ठीक है, डीबी के आप जैसे बिहार के बहुत से बच्चे बोलते हैं डीबीसी। एक दो हमारे परिचित में थे, उनसे कहो ये खाना क्या बन रहा है, अरे यार कुछ नहीं डीबीसी बना था। डीबीसी जानते हो क्या होता है? दाल भात चोखा, ये बिहार की स्टाइल है। ठीक है, तो ये डीबीसी आपको ऐसे नहीं याद रखना है, आपको ऐसे याद रखना है, देवरिया, देवरिया, बलिया और कुशीनगर, ये आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। एसटी जनसंख्या वाले अत्यंत कम जिले जहाँ पर एसटी बहुत कम है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एसटी बहुत कम है। यहाँ पर बागपत हो गया, उसके बाद कन्नौज हो गया, बदायूं हो गया, एटा हो गया, कासगंज हो गया, यहाँ पर एसटी बहुत कम पॉपुलेशन है। अब यहाँ पर विशेष तथ्य यह है कि सोनभद्र एसटी का सर्वाधिक प्रमुख जिला है। ठीक है, अयोध्या और जालौन दो ऐसे जिले हैं जहाँ पर एसटी जनसंख्या न के बराबर है। क्लियर हो गया? अब वही जो हमने पढ़ा उसी में है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले, इस पर बस क्विक रिवीजन है लास्ट में, जिससे आपको चीज़ें रिकॉल हो जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जिले प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। सबसे कम जनसंख्या वाले जिले महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। और प्रीलिम के लिए पूरा यहाँ पर हमने आपको टेबल दे दिए, टेबल में A to Z डाटा, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। ये PDF अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मिल जाएगा। वैसे टेलीग्राम चैनल पे हमारे ये PDF पड़ा रहेगा, तो आपका पूरा डाटा यहाँ पर यूपी का एक टेबल में ही पूरा आप पूरी यूपी की पॉपुलेशन तैयार कर लेंगे कि भारत में हिस्सेदारी कितनी है, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, घनत्व कितना है, लिंगानुपात कितना है, बाल लिंगानुपात कितना है। ये पूरा डाटा आपके एक टेबल के माध्यम से A to Z यहाँ पर आपको दिया गया है। इसको आप ध्यान कर लेंगे, एग्ज़ाम में जाते वक्त आराम से देख लेंगे एक बार। ठीक है, ये 2011 में जिले थे उत्तर प्रदेश में, जिला आधारित डाटा सब ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी का पूरा जो है कि कहाँ पर जो है लिंगानुपात के हिसाब से वो एकदम टू द पॉइंट चीज़ें एक ही जगह पर आपको दे दी गई, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाए। इस वजह से कि भाई जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से कौन से जिले हैं कम जनसंख्या के, सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले जिले, सबसे कम साक्षरता वाले जिले, ज़्यादा लिंगानुपात वाले जिले, कम लिंगानुपात वाले जिले, ज़्यादा घनत्व वाले जिले, कम घनत्व वाले जिले, SC पॉपुलेशन के हिसाब से कौन से ज़िले हैं, ST पॉपुलेशन के हिसाब से कौन से ज़िले हैं, ये एक पूरा आपको जो है यहाँ पर डाटा दिया गया है। अब यहाँ पर कंपेयर करके भी डाटा हमने आपके लिए तैयार कर दिया है शॉर्ट नोट्स के रूप में। तो वो ये है कि भाई 2001 का डाटा है, यहाँ पर 2011 का डाटा है, और कितना चेंजमेंट आया, इस डाटा को भी आप याद रखिएगा। दोनों टेबल आप विशेष रूप से याद रखिएगा। आपका समझ लीजिए प्रीलिम में अगर सेंसस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा छूटेगा नहीं। ये मैंने इसीलिए अलग से इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि कभी कभी आप स्टैटिक सेक्शन नॉर्मल पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन 2001 से कंपेयर करके पूछ लेता है, तब आप वहाँ पर फंस जाते हैं। तो इसको आप देखिएगा कि भाई टोटल जनसंख्या कितनी थी, और जो है 1 में और 11 में तो कितनी वृद्धि हुई। उसके बाद पुरुष जनसंख्या कितनी थी, पहले यहाँ इतनी थी, ये इतनी थी। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, पुरुषों की जनसंख्या 2001 में कितनी, और इतनी 2011 में बढ़कर कितनी हो गई, दोनों में वृद्धि हुई। जनसंख्या घनत्व तो पहले कितना था, अब कितना हो गया, वृद्धि कितनी हो गई। ठीक है, उसके बाद लिंगानुपात आप देखेंगे, जो है पहले कितना था, अब कितना हो गया, वृद्धि कितनी हुई। उसका कुल साक्षरता में, लिटरेसी रेट में 2001 में कितनी थी, 2011 में कितनी हुई, वृद्धि कितनी हो गई। उसका मेल लिटरेसी रेट है, उसमें कितनी वृद्धि हुई। फीमेल लिटरेसी रेट है, उसमें कितनी वृद्धि हुई। बाल लिंगानुपात में कितनी कमी आई, वो अभी हमने पढ़ा, 14 की कमी आई थी। ग्रामीण जनसंख्या में कितने हैं, पहले ग्रामीण जनसंख्या इतनी थी, 2001 में, अब घट करके इतनी हुई, यानी -3.26% 3.2826% की जो है कमी आई। नगरीय जनसंख्या की बात करेंगे, पहले कितनी थी, अब कितनी थी, अब
टोटल जो है फ़र्क कितना पड़ा। एससी जनसंख्या की बात करेंगे तो जो है पहले कितनी थी अब कितनी है, तो मामूली सी कमी इसमें दिख रही है। इसी तरीके से जो एसटी जनसंख्या कितनी थी, पहले 0.6 थी अब इतनी हो गई, वृद्धि हो गई है। कुल मिलाकर के आयु 0 से 6 वर्ष की आयु में जो है ये पहले इतनी थी अब इतनी है, यानी इसमें कमी आई है। ये सब चीज़ें हैं और इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है कि देखिए टोटल जनसंख्या में इतनी करोड़ की वृद्धि हुई, वृद्धि दर जो है इतनी रही है, जनघनत्व जो है इतना है, इसमें वृद्धि कितनी आई है 140 की, वो जो पूरा है उस एनालिसिस है नीचे आपका। लिंगानुपात में 14 अंकों का सुधार है, साक्षरता में आपका इतने % का जो है सुधार हुआ है, महिला साक्षरता में ज़्यादा सुधार हुआ है, 15% अंक की वृद्धि हुई है। बाल लिंगानुपात में जैसा कि अभी हमने देखा इतना डिफरेंस आया, 14 अंकों की गिरावट आई यहाँ पर। और उसका नगरीय जनसंख्या में इतनी है और यानी कि नगरीकरण उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। तो ये कुल मिलाकर के पूरा ओवरऑल जो डाटा था सेंसस से रिलेटेड वो हमने आपको यहाँ पर दे दिया एक ही वीडियो में। अब मुझे नहीं लग रहा है सेंसस से जुड़ी कोई भी अगर आपके जो है ऐसे क्वेरीज होंगे, प्रश्न होंगे तो यहाँ से छूटने चाहिए। और साथ ही साथ मैंने मैथमेटिकल वे में आपको चीज़ों को समझा दिया है, हर चीज़ को रटने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है। चीज़ों को आप एनालिसिस के बेस पर पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए और इस तरीके से आपका सेंसस वाला पूरा का पूरा पार्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सेंसस विद नेशनल सेंसस डाटा कंपेयर टू नेशनल सेंसस डाटा एंड also compared to 2001 पॉपुलेशन ओके सेंसस। तो कुल मिलाकर के ये डाटा था, हमने आपको पूरा समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही जैसे कुछ बच्चों ने डिमांड की थी कि सर ये वीडियो बनाया जाए, तो मैंने ये वीडियो बना दिया। आप लोगों की अगर कोई ऐसी ही डिमांड हो किसी भी टॉपिक को लेकर, वो बस ये याद रखिएगा कि एक एक का टॉपिक तो कवर करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर रिलेवेंट टॉपिक है, कोई एक व्यक्ति भी कमेंट करके डिमांड करेगा तब मैं बनाऊँगा। वरना जो ओवरऑल जो है आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं उसके अकॉर्डिंग, भैया ये एग्ज़ाम है सर इसका डाटा इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, मैं उस पर बना दिया करूँगा। ठीक है, तो अब आज की क्लास हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।